नमस्कार। इंडिया एंड द वर्ल्ड के इस ताजा सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल के विषय में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वहां एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। इस घटनाक्रम के अंतर्गत पिछले महीने यानी कि मार्च 2024 के अंदर जो वहां की केंद्र सरकार थी, जो वहां सरकार बनी हुई थी, उस सरकार में एक पुरानी सरकार का गठबंधन टूटा और नया गठबंधन बना। पुराना गठबंधन था नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट के बीच में। और अब जो गठबंधन हुआ है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल यानी यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये दो पार्टियां, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, इन दोनों के बीच गठबंधन हो गया है और अब इन दोनों ने सरकार बना ली है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें सीपीएन यूएमएल ये पार्टी जो है वो चीन के काफी करीब मानी जाती है। इसके नेता केपी ओली हैं। और जो दूसरी पार्टी है सीपीएन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट, उसके नेता प्रचंड है, पुष्प कमल दहल प्रचंड उनका नाम है। वह नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और 2022 में नेपाल में आम चुनाव हुए थे। उन चुनावों के अंदर वास्तव में किसी का भी बहुमत नहीं आ पाया था। तो सबसे पहले प्रचंड जो है उन्होंने सरकार बनाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के साथ। फिर 2023 के अंदर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, राष्ट्रपति के चुनाव नेपाल में हुए, तो उन्होंने पाला बदल लिया। उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया सीपीएन यूएमएल के साथ और चले गए नेपाली कांग्रेस के साथ। और इसके बाद अभी उन्होंने मार्च के अंदर अब फिर नेपाली कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर से सीपीएन यूएमएल के साथ आ गए। वास्तव में इन दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को इकट्ठे सरकार बनाना इसलिए भी भारत के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है क्योंकि चीन लंबे समय से ये कोशिश कर रहा था कि ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां एक हो जाएं। वास्तव में 2017 में उन्होंने इन सारे कम्युनिस्ट पार्टियों के धड़ों का मर्जर करवाकर एक पार्टी स्थापित कर दी थी। लेकिन 2021 के अंदर पुनः जो इन पार्टियों में टूट हो गई और तीन अलग अलग धड़े बन गए, जिसमें से एक सीपीएन यूएमएल था, एक जो है वो सीपीएन माओइस्ट था और एक सीपीएन यूनाइटेड सोशलिस्ट, सीपीएन यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। तो अब आप देखिए कि जब 2017 में उन्होंने इन सारी पार्टियों का मर्जर करवा दिया था और ये इन सारी पार्टियों के नेता केपी ओली बन गए थे, ये जो यूनाइटेड पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी, तो उन्होंने चाइना के साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर 35 प्रोजेक्ट्स साइन किए थे। वैसे अब उन प्रोजेक्ट्स की संख्या घटकर 9 पर आ चुकी है। लेकिन इन दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के इकट्ठे आने का मतलब ये है कि चीन की दखलंदाजी नेपाल में बढ़ेगी। चीन अपने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो उसकी विस्तारवादी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको वहां पर इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करेगा। बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत ही उसने पहले श्रीलंका और फिर पाकिस्तान और अन्य कई अफ्रीकी देशों को भी एक कर्ज के जाल में फंसाया है। चीन इस प्रोजेक्ट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ऊंची दरों पर कर्ज देता है और ये कर्ज जो गरीब देश है वो अदा नहीं कर पाते और उसके बाद वो अपना जो पोर्ट्स हैं, अपने जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, वो चीन को नीलाम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और इस प्रकार से चीन उन पर राजनीतिक सामरिक रूप से पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। तो ये एक चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। और इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत वो नेपाल को भी अब इस डेट ट्रैप में, जिसे कहते हैं कर्ज के जाल में, फंसाना चाहता है। अब ये दोनों पार्टियां दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। और जैसे सीपीएन माओइस्ट, तो माओइस्ट से या माओवादी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रचंड की पार्टी का तो चीन के साथ संबंध होगा ही। लेकिन केपी ओली जो है वो तो पूरी तरह से तरीके से चीन के समर्थक और भारत विरोधी माने जाते हैं। इससे पहले भी वह 3 टर्म्स के अंदर प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो ओली हैं, और जब भी वो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने हमेशा भारत का विरोध किया और भारत के साथ नेपाल के संबंध खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल भारत भी इस पूरी डेवलपमेंट को बड़े करीब से देख रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि चीन के जो राजदूत हैं नेपाल में, वो बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं लंबे समय से। और उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है वहां पे इन सारी कम्युनिस्ट पार्टियों को साथ में लाने की। और भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में भी चीन नेपाल के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक चीज और ध्यान रखने की है कि नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान भी है जहाँ सिद्धार्थ
यानी गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो बौद्धों के लिए नेपाल का भी एक विशेष महत्व है। और जो बौद्धों की दुनिया है, जो बुद्धिस्ट वर्ल्ड है, उसमें नेपाल का एक विशिष्ट स्थान है इस वजह से। अब इस डेवलपमेंट के बाद चीन की असल में कोशिश ये भी है कि तिब्बत में जो दलाई लामा भारत में निर्वासन में रहते हैं और तिब्बत की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए चीन अपनी तरफ से कठपुतली के रूप में एक किसी व्यक्ति को तिब्बती धर्मगुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और नेपाल में जैसे मैंने आपको बताया कि लुम्बिनी होने के कारण नेपाल का भी एक बुद्धिस्ट सर्किट पर बड़ा प्रभाव है। तो अगर नेपाल की पॉलिटिक्स को चाइना डोमिनेट करता है, तो तिब्बत की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि चीन जिस कठपुतली के रूप में जिस व्यक्ति को दलाई लामा के विकल्प के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और आगे करता रहेगा, उसको मान्यता नेपाल से मिल जाएगी। तो ये एक जिसको आप कहते हैं, इट विल बी ए फेदर इन द आर्म, इट विल बी ए फेदर इन द कैप ऑफ चाइना। तो चीन को इस अपने कठपुतली जो तिब्बती धर्मगुरु हैं उनको विश्व में मान्यता दिलाने में आसानी हो जाएगी। तो ये भी एक एक बड़ा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का रीजन है कि भारत को और दुनिया भर को असल में इसके लिए कंसर्न होना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएसआई, जो पाकिस्तान की इंटर स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, नेपाल उसकी गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र रहा है। ये सामरिक जो दुनिया में स्ट्रैटेजिक अफेयर्स जो लोग लगातार मॉनिटर करते हैं वो जानते हैं। और इंटरनेशनल जिसको आप कहते हैं कि जो पूरा टेररिज्म हब है, तो उसमें आईएसआई नेपाल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका, आईएसआई का जो नेपाल में नेटवर्क है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की करीबी आपस में काफी करीब है। और खासकर भारत विरोधी जो जो भी भारत विरोधी गतिविधियां हैं उसको लेकर। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि ये देखना होगा कि किस तरीके से चाइना पाक नेक्सस जो है वो प्ले आउट करता है इन लाइट ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स। तो अ, हम नेपाल के विषय में और दुनिया भर के अन्य विषयों के बारे में भी आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये कोई भारत के लिए बहुत सकारात्मक संदेश नहीं है और दुनिया भर के लिए कोई बहुत सकारात्मक संदेश नहीं है नेपाल में जिस तरीके की का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 के बाद से नेपाल में कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। तो अभी ये देखना होगा कि ये जो नया कोलिशन बना है ये भी चल पाता है, ये टूट जाता है। इससे पहले भी जो कम्युनिस्ट पार्टियों का कोलिशन है वो कई बार बना है, कई बार टूटा है। और इसका कारण नेपाल के अपने इंटरनल डायनामिक्स भी हैं। तो स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। आज की अपडेट में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।